2024 लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। अगर बात करें हरियाणा के रुझान में कांग्रेस अभी तक आगे आ रही है। कांग्रेस 5 पर लीड कर रही है, बीजेपी 4 पर और एक आम आदमी पार्टी। सर बताइए कैसा क्या रुझान देख रहे हैं अभी तक का आप? अभी हरियाणा के चुनाव परिणाम के जैसे रुझान आ रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा बदलाव संभव है। चुनाव परिणाम कोई हरियाणा के मामले में चौंकाने नहीं है। देश के मामले में बेशक चौंकाने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के मामले में चौंकाने वाले नहीं है। यहाँ पहले से ही माना जा रहा था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। जी, गुड़गांव की बात करें, आप बता रहे थे राविंदरजीत सिंह लाख से लीड करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं राज बब्बर सुबह से ही आ गए हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? संख्या की बात नहीं है, मैं जो बता रहा था लाख 50,000 प्लस 50,000 माइनस जो है ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी मैं ये मान रहा हूँ कि अभी जो गिनती हम देख रहे हैं, राज बब्बर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं, वहाँ से गुड़गांव से आगे चल रहे हैं, और राज बब्बर के जो मार्जिन है जीत का जो है ना, वो बहुत कम है जीत का, जो अभी जो बढ़त उन्होंने ले रखी है। मुझे लगता है जो मेवात की जो बूथ है उनकी गिनती जब पूरी हो जाएगी, बादशाहपुर और गुड़गांव के बूथ जो है उसके बाद भी बचे रहेंगे, तो गुड़गांव और बादशाहपुर में जो गिनती जब लास्ट तक शुरू होगी तो भाजपा के उम्मीदवार राविंदरजीत सिंह अपनी जो राज बब्बर की बढ़त है उसको भी काट लेंगे और खुद भी अपनी बढ़त ले लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। गुड़गांव के मामले में हमें इंतजार करना चाहिए, गुड़गांव के मामले में कुछ भी हो सकता है। रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह से ही आ गए। 1,45,953 से वो लीड कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार अभी पीछे हैं, क्या कहना चाहेंगे? रोहतक के मामले में कभी हमको आश्चर्य हुआ ही नहीं। हमने अपने खुद के जो अनुमान बताए, एनजेपी के जो अनुमान बताए, उसमें बिल्कुल क्लियर ही कह दिया था कि कोसली हार कर भी दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ तो कोसली में भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं प्रदर्शन, तो दीपेंद्र हुड्डा लगातार जो चुनाव में जो बढ़त बनाए हुए हैं, जब से सुबह से गिनती शुरू हुई है उसमें बढ़त बनाए हुए हैं जो, तो रोहतक में हम जो क्लियर कट मानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा में तो हम दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों की जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे थे। कांग्रेस की ये दोनों सीटें इतनी आसान मानी जा रही थी। यहाँ तो बढ़त की लड़ाई है कि कौन ज़्यादा लेता है, दीपेंद्र हुड्डा ज़्यादा बढ़त लेते हैं या कुमारी शैलजा ज़्यादा बढ़त लेती है। इनकी जीत में किसी तरह का कोई संशय नहीं था। नवीन जिंदल अभी आगे दिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बहुत कम मार्जिन से सुबह से हम देख रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता आगे रहते हैं, कभी नवीन जिंदल आगे आ जाते हैं। यहाँ के गणित को थोड़ा सा समझ लें। कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस ने गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता को समर्थन दिया अपना। डॉक्टर सुशील गुप्ता अच्छा चुनाव लड़े हैं, गठबंधन के उम्मीदवार रहे, उनको पूरा समर्थन भी मिला। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही जो बड़े चेहरे रहे कभी किसी टाइम में, नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतार कर लाई। नवीन जिंदल की चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कथाओं का आयोजन भी करवाया। नवीन जिंदल की मार्फत एक वीडियो भी ऐसा वायरल हुआ, मुझे उसकी सत्यता का पता नहीं है, लेकिन ऐसा वायरल हुआ, उन्होंने धन धन सतगुरु करके डेरा सच्चा सौदा से जुड़े प्रेमियों को, भक्तों को आकर्षित करने का प्रयास किया। अब देखना ये होगा कि वहां कितना, हमने तो अपने, लेकिन हम सुबह से देख रहे थे आम आदमी पार्टी के जो डॉक्टर सुशील गुप्ता है वो आगे थे और नवीन जिंदल थोड़े से कम मार्जिन से आगे, अब 817 वोटों से। मुझे लगता है यहाँ बाजी किसी भी तरफ जा सकती है, लेकिन नवीन जिंदल अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पूरे हरियाणा की बात करें तो आप क्या देखते हैं इस पर? पूरे हरियाणा में मैं 50-50 का मैच देख रहा हूँ। 5 कांग्रेस को रह सकती है, 5 भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। जब मैं कांग्रेस बात बोल रहा हूँ तो इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, उसमें आम आदमी पार्टी को जोड़ करके बोल रहा हूँ, अलग नहीं बोल रहा हूँ। तो मतलब कांग्रेस 4 सीट ले सकती है, भारतीय जनता पार्टी 5 सीट ले सकती है, आम आदमी पार्टी 1 सीट ले सकती है। लेकिन ये ट्रेंड बदल भी सकता है, भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट ज़्यादा हो सकती है, कांग्रेस की 1 सीट घट सकती है, आम आदमी पार्टी की सीट घट करके 0 पे रह सकती है और आम आदमी पार्टी 1 सीट जीत भी सकती है। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी पहले आगे थे, लेकिन अब मोहनलाल बड़ोली आ गए भारतीय जनता पार्टी के। मुझे लगता है सोनीपत में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। सोनीपत में थोड़ा सा आगे अब सतपाल ब्रह्मचारी बेशक हम मान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे, जो मुझे लग रहा है कि सोनीपत में मुकाबला अंतिम समय तक भी कांटे का रह सकता है, वहां कुछ भी हो सकता है, इस तरह की स्थिति है जो। तो हरियाणा की 10 सीटों पे हम एक एक करके भी बात करें तो अंबाला से हम शुरुआत करते हैं। अंबाला से, तो अंबाला में मुझे लगता है कि
पहले सोनीपत की एक बार बात, सोनीपत की अब जो बीजेपी की लीड है इस समय वो 11,314 की लीड है जो जी। तो कोई लोकसभा चुनाव में 11,314 की लीड कोई बड़ी लीड नहीं है। अभी सोनीपत के बारे में हमको इंतजार करना चाहिए, कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। लेकिन सोनीपत में जितनी बढ़त कांग्रेस को मान रहे थे कि जिस बढ़त की ओर कांग्रेस जाएगी उतना अभी नजर नहीं आ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद से कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कृष्णपाल गुर्जर अच्छा करेंगे। हमने भी अपने जो पूर्वानुमान बताए थे एनजेपी की ओर से, उसमें कृष्णपाल गुर्जर को जो है हमने जीता हुआ माना था कि ये कृष्णपाल गुर्जर ये सीट जीत सकते हैं। महेंद्र प्रताप ने मुकाबला मजबूती से किया है। अभी मुझे ये नहीं पता है कि पलवल साइड की ईवीएम खोली जा रही है या फरीदाबाद साइड की, पर मुझे लगता है ये जो रुझान आ रहे हैं अभी फरीदाबाद साइड के आ रहे हैं। पलवल साइड के जब रुझान आएंगे और हथीन का जब चुनाव परिणाम निकल करके आएगा तो मुझे लगता है कि परिणाम जो है वो कांटे के जो मुकाबले की बात कर रही है वो देखने को मिल सकती है। जो गुड़गांव में लगातार राज बब्बर आगे है, तो इंद्रजीत के कितने रुझानों बाद आप परिणाम अच्छे देख सकते हैं? मैं ये मान रहा हूं कि गुड़गांव को लेकर के अभी हम ये कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला गुड़गांव में देखने को मिल रहा है। अभी जो एक तरफा कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है वे कुछ देर बाद, मुझे लगता है 1 घंटे बाद जो है राव इंद्रजीत थोड़ा सा आगे मुझे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो मतदाताओं का पता नहीं है। हम गुड़गांव में और रेवाड़ी में कैसे देख रहे हैं आप? एकदम से बदलाव ऐसे देख रहे हैं कि सबसे बड़ा गणित ये था कि लगभग 2.25 लाख पंजाबी वोटर है। अगर पंजाबी वोटर एक तरफा राव इंद्रजीत को मिलता तो राव इंद्रजीत लाखों में जीतते, और पंजाबी वोटर अगर एक तरफा राज बब्बर को जाते तो राव इंद्रजीत की राह मुश्किल हो जाती। तो अब जो सीन नजर आ रहा है वो ये लगता है कि पंजाबी वोटर राज बब्बर के पक्ष में मुखर नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाने जमकर के वोटिंग जो है वो हुई है। पंजाबी वोटर्स ने जात पर वोट दिया है, राज बब्बर को वोट दिया है, तो ओबीसी ए के नाम पर। और यहाँ पर जो विश्वकर्मा समाज को लामबंद करने की कोशिश की गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप की तरफ से चंद्र प्रकाश को जुटाया गया, दूसरे उनको जुटाया गया। हालांकि राव इंद्रजीत की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया, जांगड़ ब्राह्मण सभा को आगे किया गया, लेकिन फिर भी पिछड़ा वर्ग जो एक ही हम बात करते हैं उसमें राज बब्बर ने सेंध लगाई, इसलिए राज बब्बर का इलेक्शन बहुत अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। हिसार में हम देख रहे हैं जयप्रकाश कांग्रेस के आगे हैं, 15,261 वोटों से वो आगे हैं, और रंजीत सिंह चौटाला अभी पीछे है बीजेपी से। क्या कहना चाहेंगे? हिसार में पहले की तरह ही मेरा मानना है, हिसार में मुकाबला इस बात पर निर्भर है कि जो नैना चौटाला और जो सुनैना चौटाला जजप्पा और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो शुरू से ही हमारा ये मानना था अगर उनका सुपड़ा साफ होता है, मैदान में उनको मतदाता लाइक नहीं करते हैं, उनको आउट ऑफ रेस कर देते हैं, तो फिर जयप्रकाश का पलड़ा मजबूत हो जाएगा। और अगर नैना चौटाला और सुनैना चौटाला कुछ वोट लेती हैं तो जयप्रकाश की बजाय रणजीत चौटाला जो चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जाट और नॉन जाट की बातें होती है, हम जातिवाद में भरोसा नहीं करते, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए कई बार हमको जातिवाद का सहारा लेना पड़ता है। तो उस स्थिति में मुझे लगता है जैसे अगर उन्होंने वोट नहीं लिया ज्यादा नैना चौटाला ने, नैना चौटाला अभी तक 8245 वोट ले चुकी है, 8245। इस सिचुएशन में तो मुझे लगता है इस सिचुएशन में जयप्रकाश चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप हिसार के बारे में आपने बता दिया है, अब हमें आप बताइए करनाल के बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे आगे है, बीजेपी में अभी सबसे ऊपर लीड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? करनाल का तो चुनाव शुरू से स्पष्ट था कि मनोहर लाल चुनाव जीतेंगे। वहां तो लड़ाई इस बात की थी कि वो कितने वोटों से जीतेंगे। दिव्यांशु बुद्धि राजा को कांग्रेस ने उतारा उनके सामने, उस दिन से ये तय था कि मनोहर लाल के सामने हल्का कैंडिडेट उतारा गया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, मनोहर लाल को भी पसीना आता गया, कांग्रेस का उत्साह बढ़ता गया और बुद्धि राजा मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर कर आए। और एक समय तो ऐसा था, पोस्टल बैलेट में एक आई थी न्यूज निकल करके कि मनोहर लाल पीछे चल रहे हैं, तो लेकिन हम उस समय भी मान रहे थे कि मनोहर लाल आगे आएंगे। तो हमने अपने जो पूर्वानुमान बताए थे उनमें हमने कहा था 2 लाख तक मनोहर लाल चुनाव जीत सकते हैं, तो हमने उनकी जीत में कभी संशय माना ही नहीं। मनोहर लाल का कद बड़ा है, दिव्यांशु बुद्धि राजा का कद उनके सामने उतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई, वो जो अनुसूचित जाति का वोट जो बिल्कुल ही जो संविधान के नाम पर जो खतरे की बातें आई,
वो पूरी की पूरी तरह लामबंद कांग्रेस की तरफ रहा। बीजेपी जो सोच रही थी कि हमको अनुसूचित जाति का कुछ वोट मिल जाएगा, ज़्यादा वोट मिल जाएगा, वो बीजेपी की मंशा पूरी नहीं होती दिखाई दे रही। मुझे लगता है जाट समुदाय के अलावा पंजाबी वोटर भी बहुत संख्या में कांग्रेस की तरफ गया है। गुड़गांव में तो विशेष रूप से, गुड़गांव लोकसभा में तो पंजाबी वोटर गया है, लेकिन करनाल में भी पंजाबी वोटर, क्योंकि सामने पंजाबी उम्मीदवार ही था तो वोटों का विभाजन हुआ वहाँ पर। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के जाट अनुसूचित जाति जाकर के भी मनोहर लाल की जीत का कारण है उनका सर्वजातीय मान्यता होना। जो उनका बिना खर्ची पर्ची की जो नौकरी देने का वो है, वो चला है। तो भाजपा ने मनोहर लाल की जो नौकरी खर्ची की पर्ची की बात है, उसका जो उसको फायदा मिला है। जो अब हम बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ में राव इंद्रजीत सिंह के दोस्त धर्मवीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह पीछे है अभी, लेकिन इनके दोस्त धर्मवीर सिंह 18,547 वोटों से आगे है। भिवानी महेंद्रगढ़, इसकी जब हम बात करते हैं तो एक अलग किस्म की केमिस्ट्री, इसका गणित समझाइए थोड़ा। हाँ, इसका गणित आप समझेंगे तो बड़ी विचित्र केमिस्ट्री। यहाँ बारडरा में आप पहुंचते हैं तो जाट जो है कांग्रेस के यादव उम्मीदवार दान सिंह को वोट देता दिखाई देता है। इधर अटेली नारनौल आप जाएंगे, टोकना चाहूंगी इसके पीछे बदलाव की वजह। इसके पीछे मैं बदलाव की वजह बता रहा हूं विस्तार से। जब हम ये देखते हैं कि जातिवाद की दीवार टूट रही है महेंद्रगढ़ भिवानी में, तो हम व्यापक दृष्टि से नहीं सोचते। वहां जातिवाद की दीवार तो मजबूत है, लेकिन वो दूसरे अर्थों में मजबूत है। जो अटेली और नारनौल का यादव जो जाट उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर को वोट दे रहा है, वह इसलिए वोट दे रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह की लीडरशिप उभर कर आए, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के दोस्त थे, उनकी वजह से भी उनको टिकट मिली है और राव इंद्रजीत ने उनका चुनाव जितवाने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई थी। तो आप देखते हैं तो यहाँ पर अटेली नारनौल का यादव इसलिए उनको वोट दे रहा है कि राव इंद्रजीत चाहते हैं कि धर्मवीर चुनाव जीते ताकि उनकी ताकत बढ़े। विधानसभा में भी जब राव इंद्रजीत आगे भाजपा के सामने कुछ अपनी शर्तें रखेंगे, कुछ मांग रखेंगे, तो उनकी झोली में भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट होगी तो ज्यादा मांग पाएंगे। जो इसी तरह जब बारडा में, दादरी में हम देखते हैं तो वहां का जो जाट है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, दादरी डिस्ट्रिक्ट का, वो इसलिए वोट दे रहा है राव दान सिंह को क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। वो जाट नेतृत्व को आगे देखना चाहते हैं। जाट नेतृत्व की वजह से ही वो उनको वोट दे रहे हैं कि ताकि दान सिंह को वोट जाए और जाट नेतृत्व मजबूत हो। वो मतलब हरियाणा में प्रादेशिक स्तर के नेतृत्व की लड़ाई है और राव इंद्रजीत को हरियाणा में बड़ा कद का देखना चाहते हैं यादव, इसलिए जाट को वोट दे रहे हैं। जाट हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़े कद का नेता के रूप में देखना चाहते हैं। अगली बार विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं कुछ महीने बाद, वहां चीफ मिनिस्टर देखना चाह रहे हैं, इसलिए उनको वोट दे रहे हैं। अगर अंबाला में हम देखें तो अभी तक वरुण चौधरी 24,299 वोटों से आगे हैं, बंतो कटारिया पीछे है। तो क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है रुझानों के अनुसार आगे बंतो कटारिया आ पाएंगी या नहीं, इनके पीछे बताइए। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं बंतो कटारिया की, और कांग्रेस के उम्मीदवार वरुण मुलाना की जब हम बात करते हैं, तो बंतो कटारिया की वरुण चौधरी, वरुण चौधरी की वरुण मुलाना दोनों एक ही बात है। वरुण मुलाना भी उनको कह देते हैं, मुलाना से विधायक है इसलिए उनको वरुण मुलाना कहते हैं। जैसे रेवाड़ी में कुछ या कहीं भी उपनाम लगा लेते हैं, इसी तरह। तो वरुण मुलाना कांग्रेस के उम्मीदवार है वहाँ, और बंतो कटारिया बीजेपी की। जो बंतो कटारिया के पति पहले सांसद थे रतनलाल कटारिया, भाजपा के पुराने लीडर रहे। तो रतनलाल कटारिया के निधन से सीट रिक्त हुई थी। अभी चुनाव करवाने की पहले चर्चा चली थी, पहले कराएंगे, लेकिन आम चुनाव के साथ ही वहाँ चुनाव हुए, तो एक मुझे लगता है थोड़ी सी सहानुभूति बंतो कटारिया के प्रति मतदाताओं की हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है वहाँ पर। एक बात आई थी कि अनिल विज की नाराजगी है, लेकिन अनिल विज की नाराजगी कहीं नजर नहीं आएगी। हमने अपने पहले वीडियो में भी ये एनजेपी पर जब हमने हरियाणा पे जब चर्चा की थी, तब भी बताया था कि अनिल विज ने ईमानदार प्रयास किया है। अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए पूरी ताकत लगाई अपनी, और उसका फायदा भी मिलता दिख रहा है बंतो कटारिया को। और मैं मानता हूं अगर बंतो कटारिया चुनाव हारी भी, देखते हैं घंटे 2 घंटे में और स्थिति क्लियर हो जाएगी। बंतो कटारिया अगर चुनाव हारेगी तो मुझे नहीं लगता अनिल विज की जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बंतो कटारिया चुनाव हारेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बंतो कटारिया कमजोर रह सकती है और वहां वरुण मुलाना चुनाव जीत सकते हैं। अभी हमें इंतजार करना चाहिए और उसको कांटे की टक्कर ही वहां पर मानना चाहिए। जो हरियाणा में मोदी मैजिक का कितना असर देख रहे हैं हरियाणा आज के रुझानों के अनुसार? देखिए, हरियाणा में हम मोदी मैजिक को माने तो मोदी मैजिक काफी कम हो गया है। मोदी के नाम पर सभी उम्मीदवारों ने वोट मांगे हैं, ये सच बात है, पर 2014 और 2019 की बात करें तो उसकी तुलना में मोदी मैजिक काफी कम हो गया है।
हरियाणा में जातिवाद पर चुनाव हुआ है। जातिवाद पर चुनाव हुआ है। हरियाणा में जातीय समीकरण बना, कांग्रेस के पक्ष में जाट, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, ये तीन तो हुए ही जो है बिल्कुल लामबंद। उसके अलावा एक बड़ी थोड़ा सा जो पिछड़ा वर्ग ए था उस पर जो भाजपा ने पकड़ बनाई थी वो भी कमजोर पड़ा, और जो ओबीसी बी था उस पर भी काफी असर पड़ा। और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए ना कि 3%, 6%, 5% भागीदारी है, सचिवालय जो बने हुए हैं वहां पर ओबीसी की भागीदारी नहीं है, तो ओबीसी एससी को लामबंद करने में कांग्रेस काफी हद तक यहाँ सफल रही। एक जो किसान आंदोलन रहा पर यहाँ पर, और जो जट सिख हुए किसान आंदोलन में भाग लेने वाले वो रहे। एमएसपी का इश्यू भी काम किया, किसान आंदोलन में जो किसानों की मौत हुई थी उसको लेकर के भी भाजपा को नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा। जो क्या जातिवाद मुद्दों पर हावी रहा, जिन काम करवाए हैं वो ज्यादा महत्व दिए गए वोट के अनुसार, या फिर जातिवाद महत्व? नहीं, हरियाणा में मुझे लगता है जातिवाद को ज्यादा महत्व मिला है। डेवलपमेंट की तुलना में जातिवाद को ज्यादा महत्व मिला है। लेकिन डेवलपमेंट की भी हम बात करें तो डेवलपमेंट के मामले में भी कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया। जैसे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हम जाएं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक लिस्ट दे दी कि हमारे टाइम में हमने आईआईएम बनवाया, हमारे टाइम में आईआईटी बनी, हमारे टाइम में आईटीआई बनी, हमारे टाइम में ये मेडिकल कॉलेज बनवाया, हमारे टाइम में इतने कॉलेज बनवाए गए। भाजपा अपनी लिस्ट दे दीजिए, उन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने, मनोहर लाल के सामने खुली चुनौती डाली जो है। तो उन्होंने जो काम गिनवाए कल्याणकारी योजनाओं के गिनवाए गए कि कल्याणकारी योजनाएं हमने जो लागू की उनसे दलितों को, गरीबों को फायदा मिला। जो वो जो डेवलपमेंट के जो काम थे वो नहीं गिनवा पाए। डेवलपमेंट के काम जब आप नारनौल में जाएंगे, नांगल चौधरी में जाएंगे, वहां आपको नजर आता है डेवलपमेंट का। लेकिन एक बहुत रोचक बात मैं बता रहा हूं आपको, आप देखेंगे अगर राजमार्ग मंत्रालय, नितिन गडकरी के मंत्रालय का काम हटा दिया जाए, हाईवेज का काम हटा दिया जाए, हाईवेज के काम को हटाने के बाद में तब लगेगा कि बीजेपी बहुत पीछे डेवलपमेंट के मामले में भी। मेट्रो की जब बात करें, गुड़गांव में जब जो नाराजगी झेलनी पड़ी है, नगर निगम की कारगुजारी की भी जो है बहुत नाराजगी झेलनी पड़ी है। आप साथ थी, हम लोग बहुत सारे आरडब्ल्यूएस के बीच में गए थे, किस तरह लोग अपना गुस्सा दिखा रहे थे, आक्रामक थे, काफी आक्रामक थे। तो आप देखेंगे नाराजगी ये रही कि भाई मेट्रो जो है हम लेकर के आए हैं, भाजपा बता रही है, लेकिन धरातल पर एक पिलर नहीं है। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम की हम बात करें, आरआरटीएस की बातें तो खूब हुई, लेकिन अंत में हम देखते हैं 6 महीने पहले एक मैसेज आता है कि उसका जो रूट है एसएनबी से घटाकर उसको भी धारवेड़ा तक किया जा रहा है, रेवाड़ी तक नहीं लाया जा रहा। इन सब चीजों का ये था कि डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो 9 साल में पूरे हो जाना चाहिए थे, वो अब उद्घाटन किए जा रहे हैं। आप एम्स को देख लीजिए, ये तो राव इंद्रजीत ने काफी मेहनत करके, भाग दौड़ करके उनको ले आए प्रधानमंत्री को और यहाँ पर शिलान्यास करवा दिया। अगर हम देखें तो अब पिछले जो 2 योजनाओं में क्या मिला है, एम्स का शिलान्यास। और होना क्या चाहिए था, ओपीडी भी शुरू हो जानी चाहिए थी, उद्घाटन हो जाना चाहिए था, कम से कम एक परिपूर्ण एम्स जो इस क्षेत्र में हमको मिल जाना चाहिए था। बहुत लंबी प्रक्रिया जो अपनाई गई, उससे लोगों के मन में बीजेपी उसका उतना लाभ नहीं ले पाई जितना लाभ हमको लेना चाहिए था। हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पर बताई जाती है। हम जाते हैं, युवाओं से पूछते हैं तो बेरोजगार कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। पारदर्शिता का नाम भी लिया जाता है, लेकिन उस प्रतिशत में नौकरी नहीं मिली है लोगों को। युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। बेरोजगारी के जो ये भी एक बड़ा कारण है। बेरोजगारी के आंकड़े आए, प्राइवेट संस्था ने कई बार दिए, प्रतिष्ठित संस्था है। भाजपा उन आंकड़ों को हमेशा खारिज करती रही। मनोहर लाल खुद सामने आकर के उन आंकड़ों को खारिज करते रहे कि बेरोजगारी के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। लेकिन वही संस्था जब भाजपा के पक्ष में कोई आंकड़ा लेकर आती है तो भाजपा राजी होकर के उसको बताती है। तो जो ये दोहरा रास्ता अपनाया भाजपा ने, इसको मतदाताओं ने नहीं माना। मतदाताओं के मन में, युवाओं के मन में ये रहा कि बेरोजगार हमको बनाया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, और ये मेरा मानना है हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन मनोहर लाल का एक काम जो मेरा मानना है, मैं फील्ड में गया हूं, आप साथ थे कई जगह, तो हमारे कोमल राव भी साथ रही, तो उन्होंने भी देखा। जब हम देखते हैं तो लोगों ने हमको ये अच्छे से बताया कि पारदर्शिता से नौकरी मिली है जी। ग्रुप सी और डी, मैं इससे आगे बीजेपी की पारदर्शिता को नहीं मान रहा हूं, पर ग्रुप सी और डी में जो नौकरियां दी गई उसमें काफी हद तक पारदर्शिता रही। उस इतनी पारदर्शिता रही कि गांवों में कईयों में हमको बताया एक परिवार में 2 नौकरी लग गए, एक परिवार में 3 नौकरी लग गए।
ऐसा पहले नहीं था, ये मेरा मानना है। इसका भारतीय जनता पार्टी को काफी लाभ मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के बावजूद, हरियाणा में जातिवाद की राजनीति के बावजूद मजबूती से अगर आधे में भी रुकी हुई है या 4 पर भी रुकी हुई है या 6 पर भी अगर रुक जाएगी, तो भाजपा जो इतना अच्छा कर पाई वो इसलिए कर पाई कि कुछ काम थे जो उनके। जो आप किन बड़े मुद्दों को मानते हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाती है? नुकसान तो मनोहर लाल को क्यों बदला, ओम प्रकाश धनखड़ को क्यों बदला? ओम प्रकाश धनखड़ जिस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय पन्ना प्रमुख तक की जो टीम थी इतनी मजबूती से काम कर रही थी कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता एकजुटता से काम करता दिखाई दे। धनखड़ को बदल करके ओबीसी राजनीति के लिए नायब सैनी को लाया गया, नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उससे भी लग रहा था कि कोई बात नहीं है, बना दिया है, तो उसके तत्काल बाद मनोहर लाल को बदल दिया। एंड चुनाव के समय जो मनोहर लाल को बदलने का क्या मैसेज गया है हरियाणा में? मैसेज यही गया है, अगर भाजपा उनको ईमानदार मान रही थी, उनको विकासशील मान रही थी कि वो हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं, बिना खर्ची पर्ची वाला चेहरा मान रही थी, तो भाजपा ने उनको हटा करके एक तरह से सिद्ध कर दिया कि हमारा चीफ मिनिस्टर नाकारा था। जब मनोहर लाल को भाजपा नाकारा मान रही है तो मतदाता क्या मानेगा? जो तो भाजपा ने ये अपना नुकसान किया है मनोहर लाल को हटा करके। मनोहर लाल को हटाने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? मनोहर लाल को हटाने के पीछे ये कारण मानते हैं कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता हाईकमान को ये समझाने में लगा रहा कि ये एमएलए की बात नहीं सुन रहे हैं, कार्यकर्ता की बात नहीं सुन रहे हैं। ये भी बात सच है, मनोहर लाल में अहंकार आ गया था, वो सुन नहीं रहे थे, वो कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं कर पाए, वो अफसरों के भरोसे ही रहे, उनकी टीम में जो 4-5 लोग थे उनके भरोसे रहे। उन्होंने अपने जो पीएस स्तर के जो थे उनको इतना ताकतवर बना दिया कि भाजपा का जो लीडर था वो उस जो सेक्रेटरी के सामने बोना हो गया था। ये मनोहर लाल को नुकसानदायक रहा है। अब देखते हैं, हम कुरुक्षेत्र पे फिर से ध्यान डालते हैं। देखिए नवीन जिंदल 4810 से आगे है और ये थोड़े से ही अंतर से आगे हैं। तो शाम तक के रुझानों के बारे में क्या बोलेंगे? मैं तो कुरुक्षेत्र का पहले ही बता चुका। मेरा अब तक के रुझानों के बारे में मेरा ये मानना है कि कुरुक्षेत्र से अंत तक, शाम तक जो है नवीन जिंदल बाजी मार सकते हैं। बाजी मार सकते, मैं नहीं कह रहा हूं बाजी मार लेंगे, क्योंकि हरियाणा में ये दावे से ये कहना बड़ा खतरा भरा है। इतने कांटे के मुकाबले चल रहे हैं, इसमें कौन बता सकता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं। 4 सीटों की बताई जा सकती थी, उनकी हम लोगों ने बहुत क्लियर कट बताई। करनाल मनोहर लाल का जीतना तय था। लेकिन हम ये कहेंगे हरियाणा में भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपना दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में 50-50 का हम देख रहे हैं। 10 का दम तो किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। आपने भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से 2 दिन पहले बात की। जी। वंदना पोपली कह रही थी कि हम 10 की 10 जीतेंगे, और कोई सबसे आसान सीट हमारे लिए तो वो रोहतक की है। लेकिन अब वंदना पोपली से पूछेंगे कि भाई वो आपकी तो बातें बिल्कुल जो धराशायी हो गई है। रोहतक ऐसी सीटें बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीत रही है। तो इसी तरह वेद प्रकाश विद्रोही ने, हाँ हालांकि उन्होंने, वेद प्रकाश विद्रोही ने बड़ी विनम्रता से ये कहा था हम 6 जीत सकते हैं, बड़बोलापन नहीं था विद्रोही का। तो अभी जो उन्होंने कहा था, तो हमारा ये मानना था कि 4 और 5 का मुकाबला है। वहां पर हम लोग पहले एक बार एनालिसिस किया था जब हम 50-50 बता रहे थे। दोबारा जब हमने लास्ट में अपनी अपडेट दी एग्जिट पोल के साथ, तब हमने माना कि 4 कांग्रेस जीत सकती है, 3 भी कांग्रेस जीत सकती है और भाजपा 6 भी जीत सकती है, भाजपा 7 भी जीत सकती है। तो अगर भाजपा 7 जीतती है, 6 जीतती है, तो हम कहेंगे कि हमारा अनुमान भी सही साबित हुआ। अगर 6 से कम जीतती है तो हम भी विनम्रता पूर्वक कहेंगे कि हम भी कांग्रेस की जो अंदर खाने अंडर करंट चला उसमें हम भी गच्चा खा गए। हम कोई लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा बिल्कुल दावा एकदम सही साबित हुआ। हमने जो कहा वो तो रिकॉर्डेड है, उसमें सबके सामने ये जो स्थिति है। जो अब थोड़ा राजस्थान के लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। अलवर लोकसभा हम देखते हैं कि जब हम घूम रहे थे तो ललित यादव का इतना जोर था कि लोग बोल रहे थे कि ललित यादव जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। लेकिन अब देख रहे रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव 54,652 वोटों से आगे है। क्या कहना चाहेंगे? देखो अलवर का गणित समझो। हम लोग पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र में गए, हमारी पूरी टीम ही थी जी, आप भी थे जी। तो जब हम बहरोड, किशनगढ़ और मुंडावर इस क्षेत्र में थे, तब वहां कुछ गांव में, सब में नहीं, कुछ गांव में ललित की जो ताकत दिखाई दे रही थी, कांग्रेस के ललित यादव का जोर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो इसलिए दिखाई दे रहा था लोकल थे। मुंडावर के एमएलए ताजा एमएलए बने अभी थोड़े दिन पहले, और सबसे बड़े अंतर से वो अलवर में जीते थे।
उनके साथ बड़ी ताकत थी टीकाराम जूली। कांग्रेस ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया जो जी। तो उसका जो अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक था पूरा पूरा अलवर ग्रामीण, उसका जो उसको फायदा मिला जो उनको ललित यादव को। लेकिन जब भूपेंद्र यादव की हम बात करते हैं तो हम यहाँ से भिवाड़ी से शुरू होते हैं, भिवाड़ी, टपूकड़ा, फिर यहाँ बूढ़ी बावल होते हुए जब हम कोट कासिम तक जाते हैं, कोट कासिम तक इस रूट से, तो हमको भूपेंद्र यादव ही नजर आते हैं। लोगों को ये था कि केंद्र में मंत्री बनेंगे, मोदी सरकार आएगी जी। इंडिया गठबंधन की सरकार कोई सोच ही नहीं रहा था, तो मोदी सरकार बनेगी तो भूपेंद्र यादव का बड़ा कद है, बड़े कद के मंत्री बनेंगे, अलवर का डेवलपमेंट होगा, ये सोच थी जो है। विशेष रूप से यादवों में ये सोच आई, गैर यादव में भी यही सोच थी जो है। लेकिन कोट कासिम में मामला 50-50 का था। कोट कासिम में ऐसा ही रुझान आना चाहिए, बाद में जब डिटेल्ड रिजल्ट आएंगे तो हम मिलान करेंगे। उससे आगे हम बीबी रानी, किशनगढ़, अलवर शहर तक निकले तो अलवर शहर में घुस करके और यहाँ तक किशनगढ़ तक आएंगे, बीबी रानी तक, तो आपको एक तरफा भूपेंद्र यादव ही नजर आएंगे वहां पर। जी। बीबी रानी से जब हम हरसोली की साइड में बढ़ते हैं तो हरसोली से खैरतल की जो बेल्ट जाती है वहां पर आपको दीपचंद खैरिया वहाँ MLA, तो आपको लगेगा कि वहाँ कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही, इसलिए वहाँ ललित यादव हमको मजबूत नजर आएंगे। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, वहां पर भूपेंद्र यादव को शायद कमजोर रहेंगे। अभी डिटेल रिजल्ट आएगा तब हम मिलान करेंगे। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ में, रामगढ़ में शायद वो पीछे रहेंगे जो। लेकिन अलवर शहर में और जो ये क्षेत्र हमने बताया इनमें जो बढ़त मिलेगी, भूपेंद्र यादव आसान जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी जीत 1 लाख के आसपास हो सकती है जो। अब हम थोड़ा सीकर की ओर रुख कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमरा राम, वो अच्छी लीड कर रहे हैं, 53,269 वोटों से लीड कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सुमेधानंद सरस्वती इससे ही नीचे है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो शैली, जब हम बात करते हैं सीकर की, तो शेखावाटी की जो सीटें हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी में कांग्रेस हमेशा ही ताकतवर रही है जो, ऐसा नहीं है कभी कमजोर रही है। लेकिन 2 बार से सुमेधानंद जीत रहे थे, तो कांग्रेस ने इस बार राजस्थान में उदारता दिखाई है गठबंधन करने में। सीकर में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड अमरा राम को कहा कि भाई हम एक सीट तुम्हारे लिए छोड़ देते। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अमरा राम को वहां से चुनाव लड़ाया और कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया। ये गठबंधन का परिणाम है, इंडिया गठबंधन का परिणाम है, जो सुमेधानंद पीछे चल रहे हैं और अमरा राम आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें अंतिम समय तक एकदम किसी को जीत नहीं मान लेनी चाहिए, पर मुझे लगता है वो आराम से जो है अमरा राम कड़ी टक्कर दे रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी हम देख रहे थे मुरारी लाल मीणा, दौसा से जो कांग्रेस के हैं मुरारी लाल मीणा, वो आगे चल रहे हैं, काफी अच्छे वोटों से मार्जिन से आगे हैं। लेकिन वहीं कन्हैया लाल मीणा, मुझे अगर भविष्यवाणी करनी हो दौसा के बारे में तो मैं बहुत आसानी से कहूंगा कि ये मुरारी लाल मीणा चुनाव जीत जाएंगे। मैं बड़ी बढ़त को देख करके भी नहीं कह रहा हूं, मैं पहले ही जब राजस्थान के पूर्वानुमान बताए थे उसमें ही बताया। इसकी एक वजह है, दौसा राजेश पायलट के प्रति श्रद्धा रखने वाला क्षेत्र है, वहां गुर्जर और मीणाओं की बहुतायत है। जब हम वहां पर देखते हैं तो सचिन पायलट वहां पर मजबूती से स्टैंड करते हैं, पूरे क्षेत्र को वो उनका नेतृत्व करते हैं। और अब की बार कांग्रेस में सचिन पायलट को बड़ा आदर मिला है। जब हम देखते हैं सचिन पायलट का, तो मीणा, जो मुरारी लाल मीणा है वो सचिन पायलट की पसंद के कैंडिडेट है, तो मीणाओं के वोट तो कांग्रेस को मिले ही, साथ ही सचिन पायलट की वजह से गुर्जरों को भी वोट मिल गए। भारतीय जनता पार्टी ने वह मीणा उम्मीदवार उतारा था, लेकिन जब 2 मीणा आमने सामने हो तो भारतीय जनता पार्टी के मीणा की बजाय कांग्रेस के मीणा को मीणा इसलिए वोट देते हैं क्योंकि एक समय में मीणा को राष्ट्र की मुख्य धारा में, राज्य की मुख्य धारा में आरक्षण वगैरह देकर के कांग्रेस ही आगे लेकर आई थी। तो मीणा एक तरह से कांग्रेस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इसलिए दौसा की सीट है, मुझे कोई संशय नहीं कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ हम बाड़मेर की ओर देखते हैं कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उम्मीदवार बेनीवाल 28,723 वोटों से लीड कर रहे हैं, लेकिन वही इंडिपेंडेंट देखे तो 2nd नंबर पर है और भाजपा 3rd नंबर पर है। चलिए, आपको ध्यान हो परसों हमने बताई थी कि कांग्रेस का कैंडिडेट पहले नंबर पर रहेगा, और वहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी वो दूसरे नंबर पर रहेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पहले निर्दलीय लड़ा। शिव विधानसभा सीट से, बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट है, वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा।
निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने, फिर उनको एमपी की टिकट की उम्मीद थी, भाजपा ने जब टिकट नहीं दी, वो मूलतः भाजपा की विचारधारा के हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो 9 दिन ही भाजपा में रह पाए। उसके बाद में उन्होंने भाजपा को तिलांजलि देकर के निर्दलीय पर्चा भरा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान। उनकी तरफ राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान गया, क्योंकि जितनी भीड़ उनके नामांकन में जुटी थी उसने सबको चौंकाया था। जो तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था, भारतीय जनता पार्टी ने वहां कैलाश चौधरी, शायद कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया था। जो कैलाश चौधरी का जो वोट मिलना था भाजपा का, वो रविंद्र भाटी की तरफ आ गया। मतलब बाड़मेर में बीजेपी का पीछे रहने का कारण क्या मानते हैं आप? रविंद्र भाटी का मैदान में आना और राजपूतों की नाराजगी जो रही, और उम्मेद राम बेनीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा, वो पहले जो हनुमान बेनीवाल के साथ थे, तो उनको उतारा, तो उसका फायदा मिला जो कांग्रेस को। मुझे लगता है कांग्रेस की सीट जीत जाएगी। जो जयपुर में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मंजू शर्मा 3,35,000। इसमें जयपुर के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था, जयपुर में जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भाजपा का दबदबा है। वहां ये सीट मुझे लगता है मंजू शर्मा जीत लेगी भाजपा की। जो है कारण शहरी क्षेत्र में जो कोर वोटर है भाजपा का, जातिवाद नहीं, शहरी क्षेत्र में जो महानगर है, उदयपुर है, जयपुर है, उनमें जो भाजपा हमेशा से ही अच्छा करती रही है, तो भाजपा का वहां परंपरागत वोट बैंक है। तो ये मेरा मानना है। जयपुर ग्रामीण में आप देखिए, एक बार जयपुर ग्रामीण पर चलते हैं, जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं जी। जयपुर ग्रामीण की हम बात करें तो जयपुर ग्रामीण में आप साथ थे, हमारे साथ आप नहीं थे, शायद नहीं जा पाए थे। हाँ, तो जयपुर ग्रामीण में बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह अच्छा कर रहे हैं, अभी तो आगे हैं 12,512 से। हाँ, लेकिन वही अनिल चोपड़ा कांग्रेस से पीछे है। देखिए, मैं यहाँ जयपुर ग्रामीण की बात कहूँ, जयपुर ग्रामीण में कांटे का मुकाबला है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी आप देख रहे हो बढ़त पे भाजपा, लेकिन पीछे भी रह सकती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की नाराजगी इसलिए रही क्योंकि कुछ दिन पहले ही जिस एक्स मिनिस्टर के घर पर ईडी ने छापा मारा था, इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी राजेंद्र यादव के खिलाफ, उसी को मोदी ने अपने मंच पर बिठाया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। तो लोग सवाल उठा रहे थे, भ्रष्टाचार से भाजपा कैसे लड़ेगी? या तो तुम डरा करके किसी को भ्रष्टाचारी बना रहे हो, निर्दोष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, या तो निर्दोष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, और अगर निर्दोष नहीं भ्रष्टाचारी है तो आप भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देकर के अपनी पार्टी में ले रहे हो। इसका मुझे लगता है, तो इसलिए जयपुर ग्रामीण में भाजपा का एक अच्छी पोजीशन शुरुआती दौर में थी, वो मुझे लगता है कांटे के मुकाबले में बदल गई बाद में। जो अब राजस्थान से चलकर राजस्थान पे फिर बात करेंगे, अब हरियाणा के गुड़गांव में बात करते हैं। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में राज बब्बर बहुत ही कम वोटों से आगे, अब तो 8338 8,338 वोटों से आगे है। देखो, जो गुड़गांव लोकसभा का मिजाज जानते हैं जो पत्रकार, जिन्होंने, मैं गुड़गांव पिछले कई योजनाओं से कवर करता रहा हूँ, मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे राज बब्बर की लीड कम होती जाएगी और इंद्रजीत थोड़े आगे आते जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये मैं अभी नहीं बता रहा, 1 घंटा पहले ही बताई थी, सुबह भी आपको बता रहा था, यही होना है गुड़गांव में, जैसा मैं देख रहा हूँ। जो और आप उसकी कमी है कि नूह जिले में जो है ना, नूह जिले में वोटर बादशाहपुर और गुड़गांव विधानसभा में जितने वोटर हैं उससे आधे वोटर नूह, फिरोजपुर, जिरका और पुनाना में है। मतलब यहाँ मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो वहां के बूथ पूरे होने के बाद में जब गुड़गांव आके और बादशाहपुर के बूथ शुरू होंगे तो वहां राज बब्बर जो है वो पीछे रह जाएंगे, इंद्रजीत आगे आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। राज बब्बर को बाहरी बताया जा रहा था, इंद्रजीत समर्थकों की तरफ से आरोप लगाया जाता, वो कितना असरदायक रहा? आप दोबारा बताओ क्या? मतलब राज बब्बर को बाहरी बताया जा रहा था और इंद्रजीत समर्थक कह रहे थे कि बाहरी है ये उम्मीदवार, तो ये कितना कारगर साबित हो उनका? बाहरी का नारा नहीं चल पाया। राज बब्बर ने बाहरी का पलटकर जवाब भी अच्छे से दिया उन्होंने, क्योंकि बाहरी अगर हम मानेंगे तो आपके प्रधानमंत्री भी बाहरी हैं जी। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी भी जो वायनाड से जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो पलटकर हम पर ही सवाल उठा रहे थे राज बब्बर कि आप बाहरी मानते हैं? तो मेरा खुद का ही जवाब था कि नहीं, हम बाहरी में यकीन नहीं करते। तो मेरे ख्याल से मतदाताओं ने भी, हालांकि जोर शोर से आरती राव ने, इंद्रजीत की बेटी ने भी जो ये सवाल उठाया, राव इंद्रजीत ने भी उठाया, और चुनाव में तो उम्मीदवार उठाएंगे ही, लेकिन मतदाताओं पर उसका उतना असर नहीं रहा। यहाँ तो जातीय समीकरण रहे। राज बब्बर को पंजाबी वोटरों का साथ मिला है, और जैसा पंजाबी वोटरों को साथ, ऐसा नहीं है राव इंद्रजीत सजग नहीं थे इस बारे में, उनको बहुत अच्छी तरह पता था कि जो इस चुनाव में
तो इसलिए उन्होंने अपनी टीम में जो पंजाबी समुदाय के लोग थे उन्होंने उनको जुटा रखा था, सचिन पायलट वगैरह। विशेष रूप से उन्होंने स्वामी धर्मदेव की सेवाएं ली। स्वामी धर्मदेव की सेवाएं ली। स्वामी धर्मदेव ने जो गुड़गांव भी आए, रेवाड़ी आए, मुझे लगता है बस वो सफल नहीं रहा। जिस दिन तक वो आए थे उस दिन तक तो सफल रहा, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन सभा करके गए थे उसके बाद में स्थिति में बदलाव शुरू हो गया। कारण इसका मैं सर्च करूंगा। कारण कह रहे हैं कि पंजाबी समुदाय ने जितना आश्वासन दिया था मजबूती का, राव के साथ रहने का, भाजपा के साथ रहने का, उतना नहीं दिया और वो जाति के साथ जो है पंजाबी समुदाय के वोट अब की बार गए। ये धारणा बनी कि हर बार यादव यहां से चुनाव जीतते रहे, पहली बार किसी पार्टी ने हिम्मत करके पंजाबी को टिकट दिए तो क्यों नहीं पंजाबी की मदद की जाए। इसलिए पंजाबी भी और गैर यादव भी मजबूती से इनका साथ दिया। और राजपूतों में इस बार मैंने पहली बार भाजपा के प्रति नाराजगी देखी। मैं वोट डालने के लिए गया, अपने कुछ गांव में चला गया, डवाना, लालपुर वगैरह। मैंने वैसे ही रूटीन में जो हमारे मित्र थे उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि कोई पंचायत का फरमान ऐसा आया था, गुजरात में कुछ हुआ है। वो तो हमारी नोटिस में तो था, लेकिन वो नोटिस में वो वोटों में तब्दील नहीं होगा। भाजपा से नाराज होकर के वोट नहीं करेगा या वोट करेगा तो खिलाफ करेगा, ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं सोच रहा था। इसलिए जो मैं राव इंद्रजीत की शुरुआत में बड़ी बढ़त मान रहा था, फिर मुझे लगा कि राव इंद्रजीत तो बड़ी बढ़त नहीं ले पाएंगे। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन मैंने मान लिया था कम वोटों से जो उनकी हार जीत होगी। जो तो मैंने किसी से कहा 1.5 लाख 50 प्लस 50 माइनस, फिर मैंने कहा कि नहीं 1 लाख 50 प्लस 50 माइनस। मैंने ये तो कभी नहीं माना कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ये है कि जिस तरह का पंजाबी वोटों का रुझान देखने को मिला, राजपूतों में नाराजगी देखने को मिली, एससी वोटों का लामबंद होकर के कांग्रेस की तरफ जाना हुआ, BCA BCB में जो सेंध लगाई कांग्रेस ने, और जाट वोटर पहले से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से और भाजपा से नाराजगी की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस के साथ था ही। तो ये सारी चीजों को मिला करके इतने विपरीत हालत में भी अगर इंद्रजीत यहां से चुनाव जीत जाते हैं तो मैं मानूंगा कि जो बहुत बड़ा काम हुआ है। गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए सचिन पायलट को बुलाया जाता है राज बब्बर के समर्थन के इसका लिए। फायदा मिला है। तो क्या कितना प्रतिशत फायदा मिल पाया? सचिन पायलट पहले शुरुआत में सचिन पायलट के आने से पहले जो गुर्जर मतदाता 20 से 30% कांग्रेस को मिलता दिख रहा था, वो बाद में 30 से 50%, किसी गांव में 50%, किसी में 30%, किसी में 35%। सचिन पायलट के आने का पूरा फायदा राज बब्बर को मिला है। ज्यादा सचिन की 1-2 सभा और हो जाती, और अगर ये चुनाव 5-7 दिन और लेट हो जाता, पकड़ जाता, तो मुझे लगता है राव इंद्रजीत चुनाव हार जाते। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के कोसली मंडी में नितिन गडकरी आते हैं, तो उनका कितना फायदा मिला अरविंद शर्मा को? कोसली में मुझे लगता है आपको एक बात ध्यान करनी चाहिए। राव इंद्रजीत ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। जिस दिन कोसली जनसभा थी उस दिन नितिन गडकरी के साथ पहली बार राव इंद्रजीत वहां गए थे जी। तो मतदाताओं के पास ये मैसेज था कि राव इंद्रजीत को जबरदस्ती अब लाया गया है जब चुनाव फंस गया जो जी। अगर भारतीय जनता पार्टी उदारता दिखाती, इनके बड़े नेताओं में अंदर खाने अंतर विरोध नहीं होता, जो प्रादेशिक नेतृत्व है बड़ा, वो राव इंद्रजीत को आदर दे करके आगे बढ़ाता कि आप अलवर भी जाइए, आप कोसली भी जाइए, आप झज्जर भी जाइए। जो पहले 2014 के चुनाव थे उस समय तो हेलीकॉप्टर थमा दिया था जो कि आप सारी सीटों को संभालिए। तो उनको तब बुलाया गया जब देखा कि इलेक्शन बिल्कुल फंस गया है। कोसली में अगर पहले राव इंद्रजीत सिंह को बुलाया जाता समर्थन के लिए तो क्या फायदा होता? राव इंद्रजीत का भाजपा विश्वास जीत लेती तो अच्छा रहता। राव इंद्रजीत को धर्मवीर के नामांकन पर भी नहीं बुलाया गया। राव इंद्रजीत ने खुलकर अपना विरोध जताया था, सार्वजनिक रूप से कह दिया था। और उन्होंने तो यहाँ सेक्टर 3 में एक जनसभा हुई थी, उसमें तो राव इंद्रजीत ने यहाँ तक कह दिया था, अरे एक आदमी को मारने के लिए इतने लीडर आ रहे हैं, उससे तो उसको सहानुभूति मिल जाएगी। तो वही हुआ है, दीपेंद्र को सहानुभूति मिली है। राव की बात सही साबित हुई है। राव ने तो यह कहा था कि जरूरत ही क्या थी किसी को बुलाने की, अरे मुझे ही कह देते मैं ही मार देता। ओके, आपको ध्यान है सेक्टर 3 की सभा में कहा था जो। तो ये जो सारी बातें हैं जो हम ये देख रहे हैं। जो भिवानी महेंद्रगढ़ में अब बंतो कटारिया अभी पीछे है, तो आप क्या कहेंगे? 14,999 वोटों से वरुण चौधरी आगे हैं। वही बात है जो हम कह रहे थे
कि अम्बाला के बारे में हमको शांत रहना चाहिए, कांटे का मुकाबला कह करके ये अपनी बात जो है मुझे मतलब लगता है शाम तक कुछ भी हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक अम्बाला में उलटफेर हो सकता है, हिसार में उलटफेर हो सकता है, भिवानी महेंद्रगढ़ में उलटफेर हो सकता है। ये कांटे के मुकाबले हैं। रोहतक में नहीं हो सकता है, सिरसा में नहीं हो सकता है, करनाल में नहीं हो सकता है, फरीदाबाद में मुझे नहीं लग रहा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो जाए, लेकिन फरीदाबाद में मुझे नहीं लग रहा है। और नवीन जिंदल भी मुझे लगता है बाजी मार जाएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि कुरुक्षेत्र में हम देख रहे हैं कुछ ही वोटों का अंतर आ रहा है, बार बार कम वोटों का दिखाया जा रहा है, कभी सुशील गुप्ता ऊपर आ रहे तो हैं, कुरुक्षेत्र में भी कांटे का मुकाबला ही आप मान लो, सोनीपत में भी कांटे का मुकाबला मान लो। तो ये सारा का सारा आप देखेंगे मोहनलाल बुड़ोली अब जो कभी आगे जाते हैं और कभी जो है सतपाल ब्रह्मचारी आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप सतपाल ब्रह्मचारी की जीत मानते हैं? अभी मुझे अगर ये पता लग जाए कि जींद साइड के वोट पहले खुल चुके या ये सोनीपत साइड के वोट खुल रहे हैं, अगर जींद साइड का अगर वोट खुल गया होगा तो जींद का खुल गया होगा तो सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव हार जाएंगे, और जींद का अगर बच रहा होगा जींद जिले का तो सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको जो है काफी बढ़त मिलने की उम्मीद है, ये मेरा मानना है। लेकिन हम अंततः यही कह सकते हैं कि हरियाणा में मुकाबला 50-50 का है। 5 सीट भाजपा ले सकती है, 5 कांग्रेस ले सकती है, 6 भाजपा ले सकती है, 6 कांग्रेस ले सकती है, 7 भाजपा ले सकती है, 7 कांग्रेस ले सकती है, क्योंकि बहुत कांटे के मुकाबले हैं। तो हमको ये मानना चाहिए 6 और 4, तो 6 और 4 ये हमारा जो ये रख लीजिए, हमारी जो टैगलाइन मान लीजिए आप, 6 और 4 का जो है वो रेसो रहेगा, वो किधर भी जा सकता है। भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर सिंह का राव इंद्रजीत सिंह समर्थन करने के लिए जाते हैं, उसका कितना फायदा मिला उनको? सारा ही फायदा मिला है। राव इंद्रजीत सिंह अगर धर्मवीर चौधरी के पक्ष में नहीं खड़े होते तो राव दान सिंह आसानी से चुनाव जीत जाते। हम ये नहीं कहते कि कांटे का मुकाबला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी जो क्लियर कट जो तस्वीर है वो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लियर कट तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं चौधरी धर्मवीर चुनाव जीत जाएंगे। और इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहेगा तो मोदी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी तो है ही, उससे तो हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर राव इंद्रजीत का रहेगा। और राव इंद्रजीत एक बड़ी भूमिका भिवानी महेंद्रगढ़ चुनाव जितवाने में रहेगी अगर वो चुनाव जीतते हैं तो, जो ये मेरा मानना है। अगर पूरे देश की बात करें एनडीए और इंडिया गठबंधन, क्या देखते हैं इसके बारे में आप? देखिए, शुरुआत में ही ये लग रहा था कि इस बार 2014 और 2019 जैसा माहौल नहीं है। जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन मेरा माथा ठनका जी कि हाउ इट इज पॉसिबल, जो है ना तो 2014 जैसा माहौल है ना 2019 जैसा माहौल है, फिर ये कहां से मिल रहा है। लेकिन मेरा एक दायरा था, क्योंकि मैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा 3 जगह ही घूमता हूँ। दिल्ली में तो हम लोग गए थे, जी जी, दिल्ली में तो खुल करके भाजपा की बात हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि जो दिल्ली में एनडीए अच्छा कर लेगी। राजस्थान के मामले में हम देख रहे थे कांग्रेस बहुत अच्छा वोट ले रही है, हरियाणा में हम देख रहे थे बहुत अच्छा वोट ले रही है, तो हमें लगा कि जो भाई दक्षिण भारत के भरोसे ये एग्जिट पोल आ रहे हैं। लेकिन बिहार को लेकर के, कर्नाटक को लेकर के, अगर बिहार और कर्नाटक इन 2 राज्यों में और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कांग्रेस सुधार कर पाती, बिहार में इंडिया गठबंधन सुधार कर लेता, बिहार में उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आए इंडिया गठबंधन के। तेजस्वी यादव के पास जो सुनने के लिए जो भीड़ उमड़ रही थी वो बहुत ज्यादा थी। मुझे लगा राहुल गांधी और तेजस्वी की ट्यूनिंग में कहीं थोड़ी सी कमी रही होगी। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को अगर बिहार से चुनाव लड़वाने देते लालू प्रसाद यादव के बेटे, तो तस्वीर दूसरी रहती, ऐसा मुझे लगता है। इसका नुकसान तेजस्वी ने खुद भी उठाया है और कांग्रेस को भी, इंडिया गठबंधन को भी इसका नुकसान दिया है। अखिलेश यादव उदार रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश में अच्छा कर पाए, जो ये हमारा मानना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू में अभी कुछ दिन पहले कहते हैं कि हमने इंडिया गठबंधन सिर्फ सगाई करी है, शादी नहीं करी है। तो इसके पीछे क्या कहेंगे? क्या भाजपा को मारने के लिए गठबंधन बनाया गया है? क्या कारण है? मैं भाजपा को मारने के लिए शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी तो भाजपा ही है जी। अरविंद केजरीवाल को जेल जाने की सहानुभूति नहीं मिली जी। इसकी वजह रही कि अदालत बार बार अगर किसी व्यक्ति के प्रति इस तरह की टिप्पणियां आ रही है तो बड़े संख्या में लोगों ने ये माना कि भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं कोई न कोई जुड़ाव है। अरविंद केजरीवाल उतने दूध के धुले नहीं है जितना उन्हें समझा जा रहा है या जो वो खुद को बता रहे हैं। भगवान करे दूध के धुले निकले, और अगर दूध के धुले नहीं निकले तो देश में आंदोलनों
को बड़ा झटका लगेगा, जो ईमानदार चेहरा लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आम आदमी पार्टी के प्रति सहानुभूति नहीं आई। राष्ट्रीय संदर्भ में दिल्ली के मतदाताओं ने, जो मैं कह रहा ना, महानगर में मोदी मैजिक कायम है, जी, आम उसके देहात पीछे क्या में नहीं कारण है। मानते हैं? महानगर में भाजपा का कैडर रूट लेवल तक काम किया, जी, गांव में जातिवाद ने उस पर बढ़त बनाई, जातिवाद भारी हो गया। तो इसलिए जब दिल्ली जैसे आप देखोगे सीटों पर, वहां पर इसलिए भाजपा का जादू थोड़ा काम करता दिखेगा आपको जो है। लेकिन परिणाम आने दो, ज्यादा पीछे नहीं है इंडिया गठबंधन। तो वहां का पसेड़ा, जैसे हम एक बार घूम के आए, वहां पर दोनों बराबर बोल रहे थे। तो इस तरह की बातें हैं जो। अभी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, गुड़गांव लोकसभा के नूह विधानसभा क्षेत्र में 38,947 कांग्रेस को वोट मिल चुकी है। रेवाड़ी से 10,395 बीजेपी को है, बावल में 13,066 बीजेपी को है, बादशाहपुर में 42,000 वोट बीजेपी को मिल चुकी है। हम देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में सैली बीच में टोक रहा हूं। आप जो ये आंकड़ा बता रहे हैं, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट का आधिकारिक आंकड़ा है। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट का जो है वो आंकड़ा काफी डिले, वो बिल्कुल प्रमाणित करके डेटा कलेक्ट करके तब देते हैं। लेकिन अभी इससे ज्यादा राउंड हो चुके हैं, इससे ज्यादा, लेकिन हम तो उसी अनुसार अपने रुझान देंगे। हाँ, आप पूछ रहे हैं तो उस हिसाब से अभी नूह में जो बड़ी बढ़त है, तो आप देख सकते हैं वहां हिंदू मुसलमान वाली बात होती है। जो नूह में जो पीछे नूह दंगे हुए थे, उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि राव इंद्रजीत को उतने वोट भी मिल पाएंगे परसेंटेज में। मतदाता बढ़े उस हिसाब से उतने वोट मिल पाएंगे जितने 2019 में मिले थे। इसलिए वहां ध्रुवीकरण हुआ है, वहाँ मुस्लिम वोटर्स जो है वो एक तरफा उधर गए। और मुझे एक लगता है मेवात में जो पंजाबी वोटर है वो भी कांग्रेस की तरफ चला गया, इसलिए मेवात में बड़ी बढ़त लेकर के राज बब्बर आ रहे हैं। तो अगर कोई चमत्कार भी कर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन मुझे जो मेरा गणित बादशाहपुर और गुड़गांव पर टिका हुआ है, वो ये कहता है कि राव इंद्रजीत लास्ट तक चुनाव जीत जाएंगे। जो ये मेरा जब हम मतदाताओं के बीच गए थे तो भाजपा उम्मीदवारों के लिए कहा जाता था कि चुनाव जीतने के बाद एक बार भी आए नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार जो भी होते हैं वो भी आरोप लगाते हैं कि आए नहीं है, एक बार भी देखा नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हाल है, धन्यवाद करने भी नहीं आए हैं। आप तो विशेष रूप से रोहतक की बात कर रहे हैं? नहीं, विशेष रूप से हम फरीदाबाद में भी हम जाते हैं तो वहां भी यही मिलता है, गुड़गांव में जाते हैं तो वहां भी यही मिलता है, और भिवानी बंदरगढ़ जाते हैं तो वहां भी यही मिलता है। देखो, तो इसका असर कितना पड़ेगा भाजपा को? चलिए इसको थोड़ा सा हमको ना एक समझना पड़ेगा। जो जैसे हम लोकसभा उम्मीदवार से उतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमको, और उतनी अपेक्षा होनी नहीं चाहिए कि वो गली का काम करवाएगा, मोहल्ले का काम करवाएगा, आपका सीवरेज का साफ करवाएगा। उसके उत्तरदायित्व तो बड़े हैं। जहां मतदाताओं ने ये बात समझ ली कि सांसद का उत्तरदायित्व तो दूसरा होता है, उन्होंने अपने सांसद के प्रति नाराजगी नहीं दिखाई। मुख्य मुद्दा बनाया गया, लेकिन इतना तो दायित्व बनता ही है कि एक बार वोट मांगने जाए और एक बार धन्यवाद करने जाए, इतना तो लोकसभा प्रत्याशी का बनता है। इस मामले में जो आप तीनों उम्मीदवारों का नाम ले रही, तीनों ही नहीं, बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ यही है, कांग्रेस के भी और भाजपा के भी। लेकिन यहाँ तो चूंकि भाजपा के ही हरियाणा में 10 के 10 थे, तो इन्हीं के ऊपर जो है ये नाराजगी थी कि ये मिलने नहीं आए, ये धन्यवाद करने नहीं आए, इसका इनको नुकसान हुआ है। इसका असर कुछ पड़ा है ज्यादा? हाँ, इसका असर पड़ा है, तभी तो 50-50 10 का दम नहीं दिखा रही ना भाजपा। लेकिन फिर भी अगर हम देख सकते हैं तो भाजपा कल जाएगी। 50-50 तो अभी चल रहा है, शाम तक देखते हैं क्या रुझान आते हैं। अभी हम देखते हैं पूरे, अगर हम देश की बात करें, एनडीए कितनी सीट आ चुकी है और इंडिया कितनी आ चुकी है, हम देख रहे हैं कि अभी एनडीए आगे है। एनडीए को जो सीटें आ रही है वो 285 सीटें आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव हम देख रहे हैं वो 285 में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है जी, ये गठबंधन को आ रही है। तो भाजपा का बहुमत में नहीं आना एक बहुत बड़ा संकेत ये है कि मोदी फैक्टर कामयाब नहीं हुआ, और जो अकेले मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया उसका लोगों ने स्वागत नहीं किया। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी बल्कि मोदी चुनाव लड़ रहे थे। जब हम पोस्टरों में देखें, अब की बार मोदी सरकार, ऐसा नहीं कहा गया कि अब की बार फिर भाजपा सरकार, मतलब हर जगह मोदी का चेहरा। ये काम किसने किया? मोदी ने किया। ये किसने किया? मोदी ने किया। ये अस्पताल किसने बनवाया? मोदी ने बनवाया। आपको गारंटी कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है। व्यक्ति केंद्रित भाजपा की राजनीति हुई, इस व्यक्ति केंद्रित राजनीति का नुकसान हुआ। ऐसा लगने लग गया था कि मोदी अहंकार की भाषा बोलने लगे, और चुनाव का आखिरी दौर आते आते तो मैंने ऐसा देखा प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर जो है वो गिरा, उसका उन्हें नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है।
आप सारा दिन रात हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते, ये हिंदू मुसलमान की भाषा नहीं बोल सकते। एक प्रधानमंत्री का ओरा होता है, रुतबा होता है, उनके पद की एक गरिमा होती, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, ये मेरा मानना है। चलिए अब राजस्थान की ओर दोबारा एक बार रुख कर लेते हैं। करौली धौलपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रत्याशी है भजनलाल जाटव, वो 97,701 वोट से आगे है और भारतीय जनता पार्टी के इंदू देवी पीछे है। तो इस रुझान मुझे को देखना क्या पड़ेगा। मैं मेरी साथी से मदद चाहूंगा कोमल, हमने करौली धौलपुर को लेकर के एक भविष्यवाणी की थी 2-3 दिन पहले, एक आकलन दिया था करौली भविष्यवाणी को लेकर, हमने क्या कहा था, फिर आएंगे करौली उस पर। मुझे लगता है हमने कांग्रेस के बारे में ही जो है, क्योंकि मैं उसका आकलन जो है बहुत तसल्ली के साथ किया था, तो जी। और हम चूरू की बात करें तो उसके बारे में बता दीजिए। चूरू के बारे में बिल्कुल दृष्टिकोण था जो राहुल कासवान जिनकी भाजपा ने टिकट काटी, उनकी जगह देवेंद्र झाझड़िया को उतारा गया। देवेंद्र झाझड़िया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनकी कासवा की टिकट काट करके जो है, कासवान की राहुल की टिकट काट करके देवेंद्र झाझड़िया को दी भारतीय जनता पार्टी ने। इससे राहुल कासवान बगावत करके और सीधे दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने। कांग्रेस में शामिल होकर के कांग्रेस ने उनको उतारा, कांग्रेस ने उनको टिकट दी। तभी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां बड़ा नुकसान कर लिया है, क्योंकि राहुल कासवा के खिलाफ कुछ ऐसा था नहीं कि उनकी टिकट काटी जाए। सिर्फ यही था मनमर्जी से जो भाजपा ने फैसले लिए, बल्कि ये कहते हैं कि दोनों गुजराती भाइयों ने, अमित शाह और मोदी ने जो फैसले लिए, उनका नुकसान जो है उठाना पड़ा। राहुल कासवा मेरे ख्याल से चुनाव में आगे जा रहे होंगे, आप एक बार देखिए। आगे तो राहुल कासवान अच्छे वोटों से मार्जिन से जीत रहे हैं। देखिए 57,949 वोटों से राहुल कासवान आगे हैं और देवेंद्र झाझड़िया भारतीय जनता पार्टी से पीछे अभी। तो मुझे लगता है राहुल जो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो जो दूसरे जो है वो समय बताएगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें राउंड। राजस्थान में आप क्या देखते हैं? पूरे राजस्थान में मैंने तो शुरुआत में उतनी सीटें बताई थी, कांग्रेस उम्मीद कर रही थी 11 सीटों की, 2 सीटों पे टक्कर मांग रही थी, और मुझे लगता है परिणाम लगभग हमने शायद 9 सीटें बताई थी जो है परसों जब हमने अपना आकलन किया था राजस्थान का सीट वाइज, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जगह पर खुद ही गए थे। और तो मुझे लगता है उस हिसाब से वहां पर कांग्रेस 2 अंकों में पहुंचनी चाहिए गठबंधन के साथ। कांग्रेस का वहां पर आदिवासी पार्टी है, उससे गठबंधन था, भारतीय आदिवासी पार्टी से, और एक बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन था, और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन था। तो मुझे लगता है गठबंधन को 10 सीटें मिलनी चाहिए, वो 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। राजस्थान में कोई 3-4 पार्टी कांटे की पत्ता में कौन सी हमने है? जो बताया था करौली धौलपुर में, मुझे ध्यान आ गया, आप करौली धौलपुर की बात कर रहे थे। करौली धौलपुर में हमने कांटे की टक्कर बताई थी, करौली धौलपुर में कांटे की टक्कर है। तो निश्चित रूप से परिणाम अब यही कहेंगे कि हम वहाँ कांटे की टक्कर मान रहे थे, तो कांटे की टक्कर ही लास्ट तक है। देखते हैं कौन बढ़त लेकर के आता है। तो अगर हम मानते हैं राजस्थान में बीजेपी का क्या परसेंटेज देखते हैं, मतलब वहां पे क्या मुद्दे रहे हैं, मोदी में जो काम किया है नहीं किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, राजस्थान की राजनीति को आप समझ लीजिए, नया प्रयोग किया गया विधानसभा चुनाव के बाद, सबको चौंकाते हुए अमित शाह और जेपी नड्डा, दोनों की भूमिका तो रही ही, पर मुख्य भूमिका में नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने नया प्रयोग किया, सब वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर करके नए भजनलाल शर्मा को कुर्सी सौंप दी गई, जैसे हरियाणा में मनोहर लाल को सौंपी थी ना, सबका वरिष्ठता क्रम हटा करके। तो अब एक बिग ब्रेकिंग आ गई है बीच में। बिग ब्रेकिंग आपको बता रहा हूँ, बताइए बिग ब्रेकिंग बता रहा हूँ। राव इंद्रजीत 1105 वोटों से आगे हो गए हैं। आपकी भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। मैं तो बहुत अच्छा भविष्यवक्ता हूँ। जी जी, अच्छा करें। तो राव इंद्रजीत 1105 वोटों से आगे हो गए, और आगे आगे ये बढ़ती जाएगी जो इसमें ऐसा जो देखते हैं आगे कितनी बढ़त मिल पाती है। अभी तो राज बब्बर पीछे है, लेकिन 1105 वोटें ही हैं, अभी देखते हैं। नहीं, वो अभी शुरुआत हुई है। मेवात जैसी मेवात की गिनती पूरी लगभग हो गई होगी। अब बादशाहपुर गुड़गांव की जो गिनती वो आएगी, तो बादशाहपुर गुड़गांव गिनती होगी, और बाकी जो विधानसभा क्षेत्र उसमें भी ज्यादा वोटें अभी बची हुई है। तो राव इंद्रजीत जो है अपना वो नुकसान भी कवर कर लेंगे और बढ़त भी ले लेंगे, और जो आएगा अब उनको बोनस पॉइंट आएंगे जो।
लेकिन हम सुबह देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे राज बब्बर आगे ही रह जाएंगे वो रुझानों के अनुसार। वो लेकिन हम एक लेके। बात कहते हैं इसके पीछे, हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होता है अगर राज बब्बर जीत जाते हैं कांग्रेस से। मुझे लग नहीं रहा था राज बब्बर अगर जीत जाते तो कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीत जाती, मेरा ये मानना था जो। जी, फिर जी। तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता। तो ये स्थिति है। अभी हम कहां पर हमने छोड़ा था राजस्थान, वो बात पूरी करते हैं। राजस्थान में 50-50 वाला कांग्रेस मतलब बीजेपी का कौन से मुद्दे प्रभावी कर रहे हैं? हाँ, हाँ। क्या तो इन्होंने भजनलाल शर्मा को पहले एक बार हरियाणा की बात पूरी कर देते हैं जी। तो इसके साथ ही जैसे अभी इंद्रजीत आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीट पर आगे हो गई है और कांग्रेस 4 सीट पर आ गई। जी, जी। तो ये अब स्थिति, कांग्रेस जब मैं बोल रहा हूं तो कांग्रेस गठबंधन कह करके बोल रहा हूं। जी, जी। आम अब आदमी शाम पार्टी तक इसमें रुझान शामिल। देखते हैं, बीजेपी कितना स्टैंड कर पाती है, कितना लीड ले पाती है और कांग्रेस कितना लीड ले पाती है। हम वापस आते हैं राजस्थान की राजनीति। हमारा छोटा सा चैनल है एनजेपी का, मुझे लगता है हमारे सारे एग्जिट पोल सही निकलेंगे जो। जी बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि हमारा एग्जिट पोल सही निकले। नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि मतदाताओं का निर्णय सही निकले। हमारी कोई गैस गलत भी होती है तो हम स्वीकार करेंगे। जी, जी। लेकिन हमको इसलिए अपनी मेहनत पर पछतावा होगा क्योंकि हमने ग्राउंड में जाकर के मतदाताओं का वोट, काल्पनिक वोट डलवा करके जब बातें की है तो हमको लगता है जो है हमारी बातें सही निकलनी चाहिए जो। जी, जी, जी। आप राजस्थान की राजनीति बताइए, किन मुद्दों को लेकर हावी रहे राजस्थान की राजनीति पे भजनलाल शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, अपेक्षाकृत नए चेहरे को जो। जी। और लोकसभा चुनाव में जितने पीछे विधानसभा चुनाव हुआ था, जी, जी, जी। विधानसभा चुनाव में जितने वादे करके कांग्रेस आई, वो भारतीय जनता पार्टी आई थी, उनका इम्प्लीमेंट करना इतनी जल्दी संभव नहीं था जो। जी। तो उस कारण से भजनलाल शर्मा इतने कम समय में वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। और जो लोग वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी वरिष्ठ नेता को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे, उनको लगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर के भाजपा की सीनियर लीडरशिप को जो खत्म कर रहे हैं, ये वहां एक कारण रहा जो। जी, जी। बड़ा कारण रहा। चलिए हिसार पर ही वापस लौट कर आते हैं। हिसार में जयप्रकाश का, जब हम जाते हैं मतदाताओं के बीच तो जयप्रकाश की आवाज आती है कि कांग्रेस से जयप्रकाश ही जीतेंगे और भाजपा के रणजीत सिंह चौटाला सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। देखो शैली, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि अगर नैना चौटाला और सुनैना चौटाला का प्रदर्शन कमजोर रहा तो जयप्रकाश जीत जाएंगे। अगर आप जयप्रकाश बढ़त ले रहे हैं तो आप नैना चौटाला और सुनैना का देख चौटाला लीजिए। 11,331 वोट ले रही है और सुनैना चौटाला ले रही है 10,576। तो यही समीकरण जयप्रकाश को जिता जाएगा। वो 50-50 हजार वोट पर भी नहीं पहुंची है तो जयप्रकाश जीत जाएगा। तो यहाँ क्या जातीय समीकरण देखते हैं आप? देखिए, हिसार जाट बहुल सीट है। हिसार में जब हम गए थे विजिट पे तो एक कुछ सैनियों के गांव में भी गए थे। गांव का नाम तो मुझे याद है, सैनीपुरा। सैनीपुरा में हम चले गए, हमने मतदाताओं को इकट्ठा किया, उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरे गांव ने कहा कि सब यहाँ बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो ये नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का असर था। वहां पर प्रजापति समाज का वोट भी बीजेपी को गया है। और हिसार में विश्वकर्मा समाज का जो वोट है, जो खातियों का वोट जिसको बोलते हैं, जांगड़ों का, वो मुझे लगा है वो कांग्रेस की तरफ गया है। क्योंकि हिसार में चंद्र प्रकाश है, वो रामजी लाल जो पूर्व सांसद हैं उनके भतीजे हैं और उन्होंने काफी मेहनत की है। जो हिसार में कुलदीप बिश्नोई उतने खुश नहीं थे जितना एक कैंडिडेट को खुश होना चाहिए। जो कैंडिडेट को नहीं, एक कैंडिडेट के समर्थक को खुश होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कुलदीप बिश्नोई खुश हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास किया अंतिम समय में कि किसी तरह प्रतिष्ठा बचे, तुम्हारी भी प्रतिष्ठा बढ़े। तो उतना शायद नहीं कर पाए, लेकिन हमको चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहिए क्योंकि ये हरियाणा में 50-50, 6-4, 7-3 ये होता रहेगा। अभी शाम तक क्या आता है इसको हमको इंतजार करना चाहिए। तो हिसार में ऐसी स्थिति हम मानते हैं कि अगर नैना चौटाला और सुनैना चौटाला बिल्कुल ही डाउन पोजीशन में रही तो जयप्रकाश जीत जाएंगे और उन्होंने कोई ज्यादा वोट ले लिए तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर पाएगी, जो फिर रणजीत चौटाला चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था। ये बीजेपी जेजेपी का गठबंधन कुछ ही टाइम पहले टूटा है, कुछ महीनों पहले टूटा है। तो जजपा को इसका कितना असर पड़ेगा? क्या जजपा बिल्कुल खत्म हो जाएगी या जजपा उठ जाएगी? पहले क्या मानते हैं आप? ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, राज बब्बर फिर गुड़गांव में आगे निकल गए, गुड़गांव लोकसभा में। जी, जी। हाँ, एक बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे,
एक बात अपने दर्शकों को फिर बताना चाहेंगे कि पहले भी हमने ये बात बताई थी कि जब हम गुड़गांव लोकसभा बोलते हैं तो वही सही शब्द है, जब हम गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र बोलते हैं तो वह सही शब्द नहीं है। गुरुग्राम शहर का नाम है जिसको सरकार ने पीछे बदलकर गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया था, लेकिन लोकसभा क्षेत्र का नाम गुड़गांव ही है, विधानसभा क्षेत्र का नाम गुड़गांव ही है। इसलिए जब भी हम राजनीतिक बात करते हैं तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र बोलते हैं, तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र ही सही है। तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर राज बब्बर आगे निकल गए, 10,283 वोटों से राज बब्बर आगे। चलिए बताइए जजपा को क्या असर पड़ेगा गठबंधन टूटने से? मैंने एक पीछे से एक स्टोरी बनाई थी कि एक थी जजपा और एक था इनेलो। क्षेत्रीय दलों को बड़ा नुकसान इन चुनाव में हुआ है, क्षेत्रीय दलों को बड़ा नुकसान, कुछ क्षेत्रीय दलों को। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने तो ऐसा अच्छा प्रदर्शन किया है कि समाजवादी पार्टी तो उभर कर आई है सामने जी। लेकिन बाकी जगह देखते हैं तो हरियाणा के जो क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी दोनों ही कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए कि जिसको उल्लेखनीय कहा जा सके। मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियां कहीं जमानत भी बचा पाएगी। जो कुरुक्षेत्र में देखिए, आपके पास है तो आंकड़े कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला कितना वोट ले रहे हैं? कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला ले रहे हैं अभी 33,963। इस हिसाब से तो नवीन जिंदल चुनाव जीत जाएंगे। अगर अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी समय 136 हो रहे हैं। अच्छा 136, तो आप समझ लीजिए चुनाव आयोग की वेबसाइट है ये, तो इसमें काफी लेट अपडेट हुआ है थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि वहां पर ना नवीन जिंदल आगे निकल जाएंगे अगर अभय चौटाला ने वोट ज्यादा नहीं लिए तो। नहीं, अभय चौटाला ने वोट कम लिए तो नवीन जिंदल आगे निकल। मतलब आपका कहना है जेजेपी को काफी नुकसानदायक रहा है? जेजेपी और इनेलो दोनों के लिए नुकसानदायक है। ये थोड़ा सा वोट इनेलो को मिलता दिख रहा है कुरुक्षेत्र में, ये भी इसलिए मिलता दिख रहा है क्योंकि वो पहले मैदान में आ गए थे, कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार बाद में आए और अकेले जाट उम्मीदवार थे, तो जातिगत गणित के कारण भी कुछ संगठन भी है इनेलो का, उस कारण भी उनको थोड़ा बहुत वोट मिल गया। अगर जेजेपी और इनेलो एक हो जाती है तो आप क्या मानते हैं, क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी दोनों मिलकर? मुझे लगता है अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें दोनों के मिलने के बाद भी मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा रहेगा। और जिस जाट नेतृत्व की हम बात करें, मुझे एक बड़ी विचित्र बात लग रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये कहा जा रहा है कि जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, मैं इस बात को थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। सोनीपत, झज्जर और रोहतक का जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, बाकी जगह का भी जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति आस्था रखता है, लेकिन पूरा का पूरा जाट समाज की जब हम बात करें तो इसको ये कह सकते हैं कि भाजपा के खिलाफ जी, भाजपा के खिलाफ कह सकते हैं, क्योंकि सिरसा में कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धुर विरोधी है जी, लेकिन वहां खूब वोट मिला है उनको जाट समुदाय का। बाकी जगह भी अब जाट समुदाय ने कांग्रेस का वोट दिया है, जो कई जगह जो कहीं पर जो वो अपने हिसाब से वोट दिया है उन्होंने ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से सिरसा में वोट नहीं। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत उदार रहे इस बार, भीतरघात न खुद किया ना किसी को करने दिया, कांग्रेस अपेक्षाकृत ज्यादा मिलकर चुनाव लड़ी। जी जी, तो इसका फायदा है। जो अगर हम सिरसा की बात करें तो अशोक तंवर के समर्थन में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अशोक तंवर के डेरा सच्चा सौदा का समर्थन रहा था, कि उसका कितना असर देखते हैं आप? डेरा सच्चा सौदा का समर्थन आखिरी टाइम में मिला जी, और मुझे लगता नहीं कि अब लोग इन बातों पे यकीन करते हैं। जी जी, उन बातों पे यकीन करना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, एक वो हम गुड़गांव के संदर्भ में कर लें। गुड़गांव के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि राज बब्बर के समर्थन में कुछ लोगों ने ऐसी बातें की कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने मन से समर्थन नहीं किया, लेकिन मेरी 2-3 बार उनसे बात हुई और मैंने देखा जो बहुत नजदीक से उनको, कैप्टन अजय सिंह यादव और चिरंजीव राव ने सिरधड़ की बाजी इस चुनाव के लिए लगाई। जी जी, वो इसलिए चुनाव की सिरधड़ की बाजी लगाई क्योंकि एक तो उनको इंद्रजीत को राजनीतिक रूप से कमजोर करना बहुत जरूरी था उनके लिए, आगे सरवाइव करने के लिए राजनीति में। दूसरा, उनको आगे विधानसभा चुनाव लड़ना है। अगर अब मजबूती नहीं दिखाते तो यही कमजोरी उन्हें विधानसभा चुनाव में कमजोर कर सकती थी। जो तो अपनी वजह से, पार्टी की वजह से कैप्टन अजय सिंह यादव और चिरंजीव राव ने पूरी ताकत लगाई। यहाँ बाकी के जो हुड्डा के अपने डायरेक्ट कांग्रेसी चेहरे थे जो कैप्टन की शायद मदद नहीं करते, उन्होंने भी राज बब्बर की मदद की। जो है
कांग्रेस ने हरियाणा में गुड़गांव से कैप्टन अजीत सिंह यादव को टिकट न देकर करके उनकी टिकट काट करके राज बब्बर को दिया, इससे कितना फायदा होगा? दो तरह की बातें आ रही है कि कैप्टन अजय चुनाव लड़ते तो शायद वो बेहतर कर देते और राज बब्बर से ज्यादा अच्छा करते। मुझे लगता है दोनों मामलों में एक समान स्थिति रहती। कैप्टन यादव चुनाव लड़ते तो उनको यादवों का वोट ज्यादा मिल जाता। अब कैप्टन पंजाबियों का भी वोट ले लेते तो थोड़ा प्लस हो सकता था, लेकिन राज बब्बर ने पंजाबी समुदाय के वोट ले लिए हैं तो उतने वोट जो है फिर इंद्रजीत की तरफ यादवों के ज्यादा गए हैं वोट, जो ऐसा मेरा मानना है। रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, फिर इसका विश्लेषण हम अलग से भी करेंगे जो है। जी। अगर हम गुर्जर मतदाताओं की बात करें तो रणजीत सिंह की तरफ रुझान है या नहीं है लोगों का? हम राव इंद्रजीत को चुनाव जीता हुआ मानकर बात करें, राव इंद्रजीत अगर चुनाव जीत रहे हैं तो एक बड़ी बात यह है कि उनके व्यक्तिगत संबंध हर जाति समुदाय में होना, गुर्जरों में व्यक्तिगत वोट होना, जाट समुदाय में व्यक्तिगत वोट होना। जैसे हम देखेंगे तो बावल के कुछ गांव, जाट बहुल गांव में भी राव इंद्रजीत को अच्छे वोट मिल रहे हैं। गुड़गांव में भी आपको मिल जाएंगे ऐसे गांव जो। तो जिन जाट बहुल गांव में राव इंद्रजीत को वोट मिल रहा है तो आप ये मानिए उनके व्यक्तिगत संबंध है, राव इंद्रजीत के जो व्यक्तिगत संबंध है वो फायदा पहुंचा रहे हैं उनको, जो है उसका उनको लाभ मिल रहा है, तो इससे वो अपना चुनाव बचा पाए, ऐसा मेरा मानना है। गुर्जरों में भी यही बात है, राव इंद्रजीत के व्यक्तिगत संबंध है, वो अपने कार्यकर्ता को नाम से बुलाते हैं, वो ना भाजपा का कार्यकर्ता है, वो राव का कार्यकर्ता है, रामपुरा हाउस का कार्यकर्ता है। एक डायलॉग मैं आपको बोलूं? जी बताइए। जैसे बोलते हैं ना आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो यहां भी बोलते हैं आरएसएस, रामपुरा स्वयंसेवक संघ या रामपुरा सेवक संघ। तो रामपुरा से अब कहने लग गए कि राव सेवक संघ जो है आरएसएस। ये राव के जो व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं सीधे डायरेक्ट नियंत्रण में, वो काफी मदद करते हैं। अगर हम फरीदाबाद में जाते हैं तो कहा जाता है कि वहां पर विकास नहीं हुआ है, फिर भी कृष्णपाल गुर्जर जीत जाते हैं, तो क्या मानते हैं उनकी जीत का कारण, क्या मानते हैं आप? देखो, जो वही विकास की बात आती है ना, तब वो सांसद उससे बरी हो जाता है। फरीदाबाद में हम गए थे, आप भी थे साथ, कोमल भी थी, हमारी पूरी टीम थी। तो हम एक तो पगडंडी में फंस गए थे, कौन सा गांव था, कहाँ हम? कोट बूथ एक था जो, हाँ बूथ नंबर 1, तो जहां पर आपका इंटरव्यू हुआ था कृष्णपाल का, तो उस गांव में जब हमको पहुंचने में देखिए कैसी कैसी परेशानी आई थी। लेकिन ताजा हमने देखा सड़क बनने लग रही है जो, क्योंकि वो आने वाले तो उससे पहले सड़क बनने लगी थी। उससे पहले क्या ऐसा मान आ गए थे, इसलिए ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्थानीय जो विधायक है उनका, जो स्थानीय अधिकारी है उनका, जो हरियाणा सरकार है उसका उत्तरदायित्व था। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने जिले की राजनीति को जिस तरह अपनी मुट्ठी में लेने का प्रयास किया और शक्तियों को डिसेंट्रलाइज नहीं होने दिया, उन्होंने सारी शक्तियों को सेंट्रलाइज कर लिया। इसका कृष्णपाल को नुकसान हुआ। बाद में उन्होंने अपने इलेक्शन को सुधारा, उन्होंने कई जगह माफ़ी मांगी और उन चेहरों को मनाया कि आखिर में सब चीज़ों को ठीक कर लेंगे। एक बार डेवलपमेंट के लिए लोकसभा की सीट जो है जीतवाइए आप, इसलिए कृष्णपाल तीसरी बार चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, मतलब कितना आपके हिसाब से वोट ले जाएगी, कोई सीट आएगी भी या नहीं आएगी? जननायक जनता पार्टी शून्य पर रहेगी, किसी सीट की हम उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि जननायक जनता पार्टी किसी सीट पर जमानत बचा पाएगी। मेरा तो ये मानना है कि जननायक जनता पार्टी ने चुनाव लड़कर गलती की है, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय पर झटका दिया था जब लग रहा था कि ये चुनाव मैदान में जाएंगे तो जाटों के वोटों का डिवीजन हो जाएगा। ये भाजपा की मंशा थी। इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, जजपा, जननायक जनता पार्टी, ये चुनाव अलग अलग लड़ेंगे और जाटों के वोट में डिवीजन होगा, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को, सीधा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होगा और भाजपा पतली गली से बीच में से निकल जाएगी जो और चुनाव जीत लेगी। लेकिन वो मंशा पूरी नहीं हुई जो भाजपा की। अगर हम पूरे देश में बात करें एनडीए और इंडिया, एनडीए कितनी सीट ले जा सकती है आपके हिसाब से? मुझे लगता है 285, 275 से 290 एनडीए की सीट आ जाएगी जो। एनडीए की सीट आ जाएगी। हाँ। तो और इंडिया गठबंधन भी 250 से ऊपर जाएगा जो। आप राजनीतिक विश्लेषण है, अब राजनीतिक विश्लेषण करते हैं,
काफी हद तक आपका विश्लेषण सही भी निकलता है। तो अगला पीएम चेहरा किसे मानते हैं? ये तो बहुत लंबी बात पूछ ली हम यहाँ बैठ करके। प्रधानमंत्री मुझे लगता मतलब है मोदी भाजपा बनेंगे का ही या कुछ आएगा, और बनेंगे? भाजपा का ही आएगा प्रधानमंत्री, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन गारंटी से अब नहीं कहा जा सकता। भाजपा का आंकड़ा 272 होता, 272 होता तो मैं कह सकता था। लेकिन अब ये है कि अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब भाजपा के साथ टीडीपी है, भाजपा के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू है। तो नीतीश के बारे में तो यही कहते हैं ना, वो तो साझे के आदमी हो, किधर भी जा सकते हैं। अभी अब गणित बदलेगा, अगले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमको योगेंद्र यादव हमारे स्टूडियो में आए थे कुछ दिन पहले। वो जब 6 महीने पहले आए थे तब वो कह रहे थे कि मोदी जी पूर्ण बहुमत पा जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन दूसरी बार आए तब भी वो ये कह रहे थे कि नाना करते भी भाजपा बहुमत तक पहुंच जाएगी। लेकिन योगेंद्र यादव ने, ये मुझे उनकी बौद्धिक क्षमता पर कभी संदेह नहीं रहा, योगेंद्र यादव ने हमारे यहाँ से जाने के बाद जब दोबारा भ्रमण किया तो अपनी बात को धीरे धीरे सुधारते लाए और उन्होंने कह दिया कि कोई आश्चर्य नहीं अगर 272 के आंकड़े से भाजपा पीछे रह जाए, और वही हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। और अभी तो चुनाव परिणाम फाइनल होने में थोड़ा समय है, पर मुझे लगता है कि अब वही होगा जो योगेंद्र यादव बता रहे थे, 272 से पीछे रह जाए। बिहार के मामले में बहुत सारे आकलन सब लोगों के गलत साबित हुए हैं। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी और इनको भी जो देख सुन रहा था, बदलाव है। जो आंकड़े उन्होंने बताए उससे बदलाव। वहाँ एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन बिहार में किया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिहार का आप बताएंगे कितना है? लेकिन इससे पहले एक बात कर लेते हैं। गुड़गांव से उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच गहरी दोस्ती बताई जाती है, लेकिन फिर धर्मवीर सिंह उनके क्षेत्र में प्रचार के लिए जाते हैं, धर्मवीर सिंह के प्रचार में समर्थन में जाते हैं राव इंद्रजीत सिंह, और राज बब्बर के लिए आते हैं हुड्डा। तो आप इसके बीच क्या मानते हैं? क्या उनके बीच में दोस्ती थी, दरार आ गई? क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा ये मानना है कि इस बार परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि कहीं कोई भीतरघात हो जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी राज बब्बर की चुनाव के लिए आना पड़ा, और जिस दिन आपको ध्यान हो राज बब्बर की जनसभा के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार बावल आए थे, उसी दिन या उससे सुलखा गांव में आए थे। उसके अगले ही दिन जो है धर्मवीर सिंह के पक्ष में राव इंद्रजीत गए थे, तो उन्होंने ऐसे बोला था, कौन बनने देगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री? तो हम चाहेंगे तभी तो बनेगा ना। मतलब उन्होंने बिल्कुल गुस्सा दिखाया था। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इस बार कोई फ्रेंडली मैच चला है, मुझे नहीं लग रहा फ्रेंडली। भिवानी मंदिरगढ़ में राव दान सिंह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा समर्थन रहा है, लेकिन फिर भी पीछे रह गए। इसका क्या कारण मानते हैं? किन वजह से दान सिंह पीछे हैं? अभी हमको ये नहीं कहना चाहिए कि दान सिंह पीछे है। अभी के रुझानों के मुताबिक हम बता रहे हैं। अभी के रुझानों के हैं, पर मेरा तो आकलन यही था। एग्जिट पोल में हमने क्या बताया था अपने एग्जिट पोल में? हम तो एग्जिट पोल सब तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा गणित दूसरा था। हमने अपने संभावित परिणाम के बारे में क्या बताया था? उसमें कहा था कि जीत भी सकते हैं, कांटे का मुकाबला बताया था। हमने बताया था कि हमारे गणित के हिसाब से धर्मवीर चुनाव जीतेंगे, जो हमने ये बताया था। हमने भाजपा इस सीट को जीतेगी, ये हमने मान लिया था। जो तो हमारे हिसाब से यही है जो है। अगर हम बिहार की बात करें, आप अभी बोल रहे थे कि बिहार में जेडीयू 15, बीजेपी 13 और एलजेपीआर भी 5 ले रही है, आरजेडी 3 ले रही है, सीपीआई 2 और आईएनसी 1 ले रही है। हाँ, अभी आप यहाँ देखेंगे ना, तो ये जो समीकरण है जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, तो जनता दल यूनाइटेड को 15 और बीजेपी को 13, 28 सीटें इनको मिल रही है। 5 सीटें एलजेपी आरवी को मिल रही है। ये रामविलास पासवान के बेटे की, चिराग पासवान की पार्टी है। तो ये भी इसमें जोड़े तो कितनी होगी? 33। तो 33 सीटें एनडीए को जा रही है, जबकि जो गठबंधन है इनका देखें, आरजेडी 3 पर, 2 पर सीपीआई है, 1 पर आईएनसी है, तो सिर्फ 6 सीटें मिल रही है। तो सबसे बुरी स्थिति में तो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बुरी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल को बहुत बुरी परिस्थिति में फंस गए। 3 ही सीटें आई हैं। इसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ 1 सीटें मिली है। यहाँ मुझे लगता है राहुल गांधी की और इनकी जो टूनिंग की मैं बात कर रहा था, वो टूनिंग सही नहीं हो पाई। इसका ही फायदा जनता दल यूनाइटेड, पहले जब लोग कह रहे थे कि जनता दल यू साफ हो जाएगा, वो नीतीश ने उसको प्रमाणित किया है। तो बिहार का जो जातीय समीकरण है
को बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिल करके बहुत अच्छे से साध लिया, तो जातीय समीकरण के कारण जो है उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। बिहार में क्या मुद्दे रहते हम हैं एक छोटा आमतौर सा पर? ब्रेक लें फिर जी, आए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर करते हैं, फिर रुझानों पर आएंगे, फिर बताएंगे आपको सारे रुझानों के बारे में, लाइव बनेंगे थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा सा समय ब्रेक लेते हैं। ओके, धन्यवाद।